हाय एवरीवन, आई एम अमृता भट्ट एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैसे पूना पैक्ट आया, कम्युनल अवार्ड आया और कैसे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाने का प्रोसीजर शुरू हुआ। बट इस एक्ट को समझने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं फिर से कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर हमने देखा नेशनल नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ, फिर हमने साइमन कमीशन देखा, फिर हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखा और उसके बाद हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखी, जिसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं 1935 में। बट इस पे जाने से पहले हमने वैसे तो सारी ही चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, किन चीज़ में क्या क्या हुआ और ये चीज़ें सीक्वेंस वाइज कैसे चली। बट 1935 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे देती हूँ कि 1919 के एक्ट में क्या हुआ था। जिनको ये एक्ट और डीपली फिर से समझना है, क्योंकि 35 को समझने के लिए एक्ट 1919 का समझना बहुत ज़रूरी है, वो मेरा 1919 वाला वीडियो देख सकते हैं मेरी सीरीज़ में। बट मैं आपको फिर भी एक शॉर्ट एक रिव्यू दे रही हूँ, आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ, जिसके बाद हम सीधा 35 का एक्ट पढ़ेंगे। तो 1919 जिसको हम इस एक्ट को हम और क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म। इस रिफॉर्म में क्या हुआ था, फेडरेशन की बात हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनाया गया था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में इन्होंने बोला था हम आपको फेडरेशन देंगे, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। कैसे देंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हम आपको पकड़ा देंगे, मतलब हम आपको सत्ता चलाने की जो ताकत है, जो पावर है, वो हम आपको दे देंगे। और क्यों ये पावर दे रहे थे हम गवर्नमेंट को, क्यों हम कांग्रेस को उस टाइम पे ये पावर देने को रेडी हो गए थे 1919 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट? क्योंकि हम कॉलोनीज थे उस टाइम पे। इंडिया किसके अंडर थी? ब्रिटिश के अंडर थी। इसलिए हमारे पास जो पावर होती है, लीगल पावर्स जो होती हैं, वो हम पे पावर नहीं थी उस टाइम पे। हमसे वो पावर काउंसिल एक्ट्स में ही छीन ली गई थी। इस वजह से उन्होंने 1919 के एक्ट में हमको वो पावर देने की बात करी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, जो कि प्रिंसली स्टेट्स थी। कौन थी प्रिंसली स्टेट्स? जैसे कि हैदराबाद जैसी स्टेट्स में, इन स्टेट्स में जो राजा थे, जहाँ राजा गद्दी पे बैठा है, इन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिनेशन यानी कि एक संबंध बना लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ और इनको बोला था कि गद्दी पे हमको बैठने दो, बाकी आप हमसे जो हमको रेवेन्यू चाहते हैं या आप कुछ भी हमसे चाहते हैं वो हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। एक बॉन्ड साइन कर लिया था इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से इन पे ऑलरेडी अपनी स्टेट में, अपने राज्य में जो पावर होती है, इन पे कुछ पावर उस टाइम पे थी। तो इनको तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि अपनी स्टेट के ये राजा थे और अपनी जगह पे राज्य अच्छे से कर रहे थे। तो इनको इस चीज़ में पार्ट लेने की इतनी कोई ज़रूरत थी नहीं। बट बाकी जो लोग थे, बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स में नहीं आते थे, उनको तो ज़रूरत थी, तो उन्होंने डिमांड करी और इन्होंने पावर भी दी। बट इन्होंने बहुत ही चालाकी से जो पावर दी वो डायरकी में दी, यानी कि डुअल गवर्नमेंट। इन्होंने दो टाइप की गवर्नमेंट निकाली। एक जहाँ पे इन्होंने हमको लेजिस्लेटर और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हमको थोड़ी सीटें बढ़ाई, उसमें हम इंडियंस को एंट्री दी, क्योंकि पहले से ब्रिटिश ही लोग वहाँ पे बैठते थे। और वॉइसरॉय की जो सेंटर में पावर थी वो इन्होंने नहीं छीनी। बाईकैमरलिज्म भी आया, विच इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो आज का है। बट उस टाइम पे इसको क्या बोलते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन्होंने ये दो पावर तो दी, यहाँ पे हमारी सीटें तो बढ़ाई इंडियन लोगों की, बट हम एक एडवाइजरी बॉडी थे। हम पे जो सब्जेक्ट्स थे, मैंने आपको पहले भी बताया, हम पे जो सब्जेक्ट्स थे वो हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड थे। बट जो मनी का सब्जेक्ट है, फाइनेंस का सब्जेक्ट है, वो ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, मनी बिल वाले सब्जेक्ट्स, ये इन्होंने हमको दिए ही नहीं। हमारे सामने से ये बिल पास तो होते थे, क्योंकि हम उस काउंसिल में का मेंबर तो बन गए थे, बट हम उस एक्ट में या उन बिल में कुछ अमेंड नहीं कर सकते थे, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते थे। वो काउंसिल ऑफ स्टेट से जाते जाते लेजिस्लेटिव में पहुँचते ही थे और वहाँ वॉइसरॉय बैठे होते थे, जो अगर वो चाहते तो वो साइन करते थे और नहीं चाहते तो वो साइन नहीं करते थे। तो 1919 का जो एक्ट था, जिसने बोला था फेडरेशन हम आपको ला के देंगे, डायरकी की वजह से ये फेडरेशन नहीं आ पाई थी। बट उसके बाद कौन आए इस टाइम फ्रेमवर्क में? हम किसको देखते हैं? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी ने इसकी वजह से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट किया और साइमन कमीशन भी इसी से रिलेटेड आया था। साइमन कमीशन क्यों आया था? साइमन कमीशन इसलिए आया था क्योंकि 10 साल का जो पैटर्न है आफ्टर 1919,
1930 में ये आया था कि जो 10 साल में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हम यहाँ आपको ला कर दे रहे हैं, ये किस तरीके से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इनमें और कुछ अमेंड करना ज़रूरी है या नहीं, उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन ले आते हैं। और ये साइमन कमीशन फिर उन्होंने गांधी और उनके बाकी लीडर्स ने फिर इनको वॉयलेट करा। क्यों वॉयलेट किया? क्योंकि इस कमीशन में सिर्फ ब्रिटिश लोग ही थे, सिर्फ वाइट मैन ही थे, 7 वाइट मैन थे, इंडियन कोई भी नहीं था। तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया और वो हमने अभी अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा, तो मैं उसका ब्रीफिंग आपको नहीं दूंगी क्योंकि आप मेरे बाकी लेक्चर्स देख सकते हैं उसके लिए। और हम फिर देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया। और यहाँ पे गांधी ने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक फेडरेशन गवर्नमेंट, डोमिनियन स्टेटस की मांग करी। तो अब हम देखते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या था। तो वैसे तो आप लोगों को ये एक्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि लोगों को लगता है इसमें बहुत रटना पड़ता है, बट अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन को ढंग से समझेंगे तो इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकते हैं। तो बट हम उससे पहले कुछ फैक्ट्स इसमें जान लेते हैं। ये एक्ट, इस एक्ट को सेकंड माइलस्टोन बोलते हैं। सेकंड माइलस्टोन में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि फर्स्ट माइलस्टोन कौन सा था मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहले भी इस फेडरेशन जैसे एक्ट की मांग हो चुकी थी, उस टाइम पे भी फेडरेशन जैसा एक्ट निकला था, बट क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं था इस वजह से 1935 में फिर से ऐसा कोई एक्ट, ऐसी डिमांड, फेडरेशन टाइप की डिमांड हुई। देन इट वाज रिकमेंडेड बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमिटी। जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहीं से ये रिकमेंड हुआ था। और उस टाइम पे किसने इसको ड्राफ्ट किया था? सर सैमुअल होल। तो अगर एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप याद रखिए, ये चीज़ें मार्क कर लीजिएगा जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं। और 1935 ये जो एक्ट है इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिली है? हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 1950 में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था डॉक्टर अंबेडकर से, हमारा जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक्ट से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर है, काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। क्यों ली गई हैं? क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस 47 में मिली थी, और 47 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद अचानक से तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता ना। अगर आपको देश कोई दे दिया जाए जो किसी का गुलाम हो और अचानक से उस देश को छोड़ दिया जाए, तो उस देश में अचानक से ही तो डेवलपमेंट नहीं होने लग जाती ना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में भी टाइम लगता है, और इंडिया का जिस हिसाब से डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है जो ऑलमोस्ट हर देश से थोड़ा थोड़ा लिया गया है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में तो टाइम लगना ही था। उस टाइम में जो 47 के बाद का 50 तक का टाइम था, उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चला था, कौन से लॉ चले थे? तो यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो ये लॉ था 1995 में, जो लॉ आया था, वो उस टाइम पे इसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते थे। उस इंटरिम माने कि जो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, जब किसी बाकी चीज़ को बनने में टाइम लग रहा हो, तो उस थोड़े समय के लिए जो लॉ बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो इसी पे आधारित चीज़ें चल रही थी। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री में। और ये उस टाइम पे भी काफ़ी लेंथी था, डिटेल था। इसमें 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स भी थे। साथ ही साथ ये कब फुली इन्फोर्स हुआ था? अप्रैल 1937 में। तो अब आप देख रहे हैं 1935 का बना हुआ एक्ट 37 में इन्फोर्स हुआ है, क्योंकि एक्ट बनने में, एक्ट को उस तरीके से प्रोसीजर होने में टाइम लगता है। तो जब हम इसके एक्ट के बाद जब हम इलेक्शंस देखते हैं, अब आप सोच रहे हैं इलेक्शंस क्यों आए, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, बट जो कंप्लीट एनफोर्समेंट है वो हम 1937 में देखते हैं। सो अब हम इसके फीचर्स जान लेते हैं। इसके 10 फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि वही पावर देना। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए जब आप पावर देते हो तो उसको बोलते हैं हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की यहाँ बात करी गई, और सेंटर में जो पावर थी उस पावर को थोड़ा कम किया गया। सेंटर यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब सेकेंड पॉइंट है ऑल इंडिया फेडरेशन। अब जब ऑल इंडिया फेडरेशन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट जब बनाएंगे तो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट बनाएंगे ना, आधी कंट्री की गवर्नमेंट तो नहीं बनाएंगे। बट आप ऑल इंडिया फेडरेशन से क्या समझते हैं? हमने 1919 में क्या पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? प्रिंसली स्टेट, क्योंकि प्रिंसली स्टेट जुड़ी भी नहीं थी, उनका ऑलरेडी बॉन्ड साइन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो अब प्रिंसली, अगर गवर्नमेंट कांग्रेस की बन रही है, गवर्नमेंट इंडियन में किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की बन रही है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इन्होंने बोला कि आप
इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिनेशन साइन करिए। आपकी जो ये पावर है, आपकी जो ये लिमिटेड पावर है जो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी है, ये आप पावर हमको दीजिए और हम पूरे कंट्री की गवर्नमेंट बनाएंगे, पूरे कंट्री के लिए एक ही संविधान, एक ही गवर्नमेंट हम बनाएंगे। बट यहाँ तो इन्होंने देने से मना कर दिया। क्यों कोई अपनी पावर देगा? अगर मैं किसी जगह की रानी हूँ और मुझे कोई आके बोलेगा कि आप मुझे अपनी पावर दे दो, मुझे ऐसा बनाना है और मैं आपकी स्टेट को भी इसमें जोड़ रहा हूँ और हम सब मिलकर एक ही पावर से काम चलाएंगे। तो जब मैं अपनी स्टेट में 5,000 लोगों को ऑलरेडी ओन कर रही हूँ, उनसे अपना काम कराती हूँ या फिर उनको देख रही हूँ और वो मुझे बहुत मानते हैं क्योंकि मैं वहाँ की रानी हूँ, तो मैं क्यों ऐसे लोगों से अपना बॉन्ड साइन करूँगी जो मुझे बोल रहे हैं कि आप हमको अपनी पावर दे दो और आप हमारे अंडर आकर एक पावर में रहो। तो उन्होंने इसे देने से अगेन मना कर दिया। नाउ डायरकी यानी कि 1919 में डायरकी आई थी ना, इस डायरकी को अबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था। बट अब बात ये, हटा दिया था तो मतलब अब क्या पूरी पावर इंडियंस पे आ चुकी थी? नहीं, अबॉलिश तो करा था मगर प्रोविंशियल से करा था, सेंटर में इंट्रोड्यूस करा दिया था। इस पॉइंट पे हम फिर से आएंगे, पहले हम बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बाकी फीचर्स पढ़ लेते हैं, मैं इस पॉइंट पे फिर से आऊँगी। फेडरल कोड, अब जब फेडरल गवर्नमेंट होगी, इतनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो डेमोक्रेटिक कोड भी होगा, एक कोड भी बनेगा, तो उस कोड की बात करी। सेफ गार्डिंग एंड रिजर्वेशन, माइनॉरिटीज़ को इस एक्ट में भी फिर से प्रोटेक्ट करने की बात करी, उनको रिजर्वेशंस देने की बात करी। 6th, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेचर एंड एक्सटेंशन ऑफ द फ्रेंचाइज। एक्सटेंशन ऑफ द फ्रेंचाइज क्या समझते हैं आप? क्या है हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमको वोट करने की पावर है ना 18 से ऊपर, उस टाइम पे जो वोट करने की पावर थी उसको बढ़ा दिया गया है। 10% ऑफ द पॉपुलेशन वाज हैड द राइट टू वोट, तो मतलब अब कॉमन मैन पे भी थोड़ी पावर आ चुकी थी। इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेचर, यहाँ पे क्या था, कौन थे? अगेन 2 थे ना, बाइकैमरलिज्म अभी भी है, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे जो पावर है, जो सीट्स है उनको बढ़ा दी गई, 260 और 375। 7th, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, हमने 1919 के एक्ट में भी पढ़ा था, सब्जेक्ट्स डिवाइड हुए थे, कुछ सब्जेक्ट्स इनको मिले थे, जैसे कि इंडियंस को कौन से सब्जेक्ट्स मिले थे? हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, और वहाँ पे सेंटर को कैसे सब्जेक्ट्स मिले थे? सब्जेक्ट्स थे जैसे कि मनी हो गया, फाइनेंस हो गया, इकोनॉमी, ऐसे सब्जेक्ट्स मिले थे। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट्स का डिवीजन हुआ। सेंटर और प्रोविंस, सेंटर माने कि जो आज की डेट में हमारी सेंटर, जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और प्रोविंस यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे 3 सब्जेक्ट्स आए जो हम आज भी फॉलो करते हैं, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये आज भी फॉलो होता है। फेडरल यानी कि सेंटर में जो सब्जेक्ट्स थे, तो सेंटर में कितने सब्जेक्ट्स थे? 59 सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल लिस्ट यानी कि स्टेट में कितने सब्जेक्ट्स थे? स्टेट में थे 54 सब्जेक्ट्स। और कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट्स थे? 36 सब्जेक्ट्स, और ये दोनों के लिए थे, यहाँ पे दोनों अपनी चीज़ें रख सकते हैं, राइट। अब फिर से हम पॉइंट पे आते हैं डायरकी वाले। अब जितनी भी हमने अब तक चीज़ें पढ़ी, आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी हक में रही, काफ़ी इंडियंस के हक में रही। डायरकी को हटाकर अगर हम पॉइंट्स लेते हैं तो हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई, हमको हमारी लिस्ट मिल गई, हमको लेजिस्लेशन में थोड़ी हमारी पावर इंक्रीज़ कर दी गई, हमको फ्रेंचाइजी में थोड़ा हमारा एक्सपेंशन हो गया। अभी तक हम बहुत खुश हो रहे थे कि चलो जो ये एक्ट आया इसमें थोड़ी तो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हुई हैं, बट अब ऐसा क्या हुआ कि ये एक्ट भी उस हद तक सक्सेसफुल नहीं था जैसा इंडियंस चाह रहे थे, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसे इनकी डिमांड थी। मैं डायरकी वाले पॉइंट पे फिर से आऊँगी। सेंटर में डायरकी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दी थी। अब यहाँ पे सेंटर कौन है? यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, और प्रोविंस में डायरकी को हटा दिया था, यानी कि अब जो स्टेट में बाइकैमरलिज्म था, स्टेट में जो डायरकी थी कि थोड़ी पावर इस पे रहेगी, वॉइसरॉय पे रहेगी, और थोड़ी पावर इंडियंस पे रहेगी, स्टेट पे तो वो चीज़ हटा दी थी, बट अभी भी होल्ड किसका था? सेंटर का था। और इसी से रिलेटेड हमारा 9th है, विच इज़ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जब सेंटर पे यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी डायरकी लगा दी है, यानी कि सेंटर में, क्योंकि अब सेंटर फेडरल लिस्ट बनी है तो फेडरल गवर्नमेंट भी बनी है ना, तो अब सेंटर में जो फेडरल गवर्नमेंट बनी है, इस फेडरल में भी अब 2 तरीके से गवर्नमेंट चलेगी जैसे कि पहले था, बट अब यहाँ सिर्फ सेंटर में हो रहा है, वो प्रोविंस में नहीं हो रहा है। तो सेंटर में अब वॉइसरॉय पे कुछ पावर है और कुछ पावर इंडियंस पे हैं।
सो ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर अभी भी है। अब इसमें क्या इन्होंने बोला कि जो इंडियंस हैं, जो गवर्नमेंट बनेगी इंडियन गवर्नमेंट, वो किसी भी एक्ट को मॉडिफाई या अमेंड नहीं कर सकती। मॉडिफाई किसी चीज़ को बदलाव की अगर कोई बात रख सकता है तो वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रख सकती है। इतनी बड़ी चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ थी। तो अगर हम कोई एक्ट बनाते भी हैं या हम कोई चीज़ करते भी हैं तो उसका होल्ड अभी भी किसके पास है? वॉइसरॉय के पास है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। प्रीएम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पन्ना प्रीएम्बल का है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ही उस तरीके का नहीं है, जब पावर ही ब्रिटिशर के पास है, तो प्रीएम्बल कैसे बन सकता था? तो कोई प्रीएम्बल नहीं बना। एंड 11th विच इज़ द लास्ट फीचर, बर्मा एंड एडन का सेपरेट हो जाना। इसमें सेपरेशन जो जितनी भी ये प्रोविंस इनको रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात करी। बॉम्बे एंड सिंध को हमेशा हम साथ पढ़ते थे, बॉम्बे एंड सिंध सेपरेट हो गया। बिहार ओडिशा को हम साथ पढ़ते थे, बिहार ओडिशा सेपरेट हो गया। बर्मा जो कि इस टाइम पे इंडिया का पार्ट था, इसको सेपरेट कर दिया गया। और एडन जो उस टाइम पे इंडिया का था इसको भी हटाकर एक इसकी सेपरेट कॉलोनी बना दी थी। बट सेपरेट कॉलोनी बनाई, बट इसमें जो इसका हेड रहेगा वो वही हेड रहेगा जो इंडिया में उस टाइम पे हेड रहेगा, यानी कि वॉइसरॉय जो है वो सेम ही रहेगा, वो भले एडन का हो या फिर वो इंडिया का हो। तो अब आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो कुछ फीचर्स अच्छे भी लेकर आया और कुछ फीचर्स बुरे भी लेकर आया। बट जिस तरीके से इन्होंने अपनी डायरकी रखी, जिस तरीके से इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी रखी और जो चीज़ें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिमांड हो रही थी, उस तरीके से ये एक्ट फिर भी नहीं चल पाया। सो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। मैं आपको ये चार्ट समझा देती हूँ। अब जो होम गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जो काउंसिल एक्ट्स आए थे वो ख़त्म हो गए थे, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे, जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ना, वो सब ख़त्म कर दिए थे। अब मैंने आपको ये इंडियन काउंसिल एक्ट्स जो थे मैंने आपको भी नहीं पढ़ाए हैं, मैं आपको ये आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगी, तो आप अभी इनमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन से एक्ट्स आ गए। तो ये जो एक्ट आए थे और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स और गवर्नर जनरल तो आप जानते ही हैं, वो उस टाइम पे ख़त्म कर दिया था। अब आते हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। आज की डेट में भी ऐसी चलती है ना हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में भी 3 चीज़ें आई, विच इज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये तो हम तीनों ही चीज़ें जानते हैं। जुडिशरी यानी कि कोर्ट, लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाते हैं, एंड एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ लेजिस्लेटिव में भी 2 लोग आए, फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फेडरल असेंबली में जो मेंबर्स थे देवर 357 मेंबर्स, और इनकी जो ये कब तक काम कर सकते थे फेडरल असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में 5 साल तक। वहीं पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितने मेंबर्स थे? 260 थे, और ये कब तक काम कर सकते थे? ये लोग परमानेंट थे, ये हटते नहीं थे। अब हम आते हैं, ये तो बात हो गई सेंटर की, सेंटर में कैसे काम होता था। अब आते हैं हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में कैसे काम होता था। स्टेट गवर्नमेंट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा राज्यसभा जो हमारी आज की है आई। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने 5 ईयर्स का टेन्योर था, और इलेक्टेड मेंबर यहाँ इलेक्शन से जीतते थे, राइट। राज्यसभा में कैसे जीत रहे हैं? आप इलेक्शन से जीत रहे हैं। वहीं लोकसभा में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में यू परमानेंट, और आपकी जो रिटायरमेंट है हर 3 साल में आप रिटायर हो जाओगे। तो आप वीडियो पॉज करके इस फ्लो चार्ट को आप कॉपी कर लीजिए अपने नोटबुक्स में, कि आपको बहुत इजीली आप ये समझ पाएँ और इस एक्ट को और डीपली समझ पाएँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। अब ये एक्ट तो आ गया, बता तो दिया एक्ट के ये फीचर्स हैं, ये चीज़ें होंगी, बट कितना ये काम आया, कितना ये चीज़ चली, उसके बारे में पढ़ते हैं। फेडरल बैंक बना, जो आज का हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और इसी के साथ साथ फेडरल कोर्ट भी बना। बट ये जो फेडरल कोर्ट है ये बना तो, बट क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने साथ नहीं दिया, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसकी वजह से फेडरल कोर्ट भी वर्किंग में नहीं आ पाया। साथ ही साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो अपने पावर की सत्ता थी, अपनी जो सत्ता बनाने की पावर दे रखी थी, वो कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1937। अब ये शुरू कैसे होगी? इसी टाइम पे इलेक्शंस हुए, उन्होंने अपनी सीट्स ली और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट शुरू करी, अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुरू करी। बट नो बिल राइट्स, मैं नो बिल राइट्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी भी कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। तो एक्ट तो आ गया था, बट सेंटर में अभी भी थोड़ा कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, सेंटर में अभी भी डायरकी थी। साथ ही साथ इस एक्ट ने एक और चीज़ करी, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, साथ ही साथ यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस को भी इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसे
बिहार को उड़ीसा से अलग करना, सिंध को बॉम्बे से अलग करना, ऐसी चीज़ें इस एक्ट में लाकर उन्होंने डिवाइड और कर लिया इंडियन यूनिटी के बीच में, जिसमें नेहरू बोलते हैं ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। मतलब सिर्फ ब्रेक है, बस इंजन कैसे दौड़ता है ना इंजन, उस तरीके से इंजन तो हमारे पास है ही नहीं, हम पे सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक है। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.